कभी सोचा है कि कोई शहर जैसा दिखता है वैसा क्यों दिखता है? ये कोई इत्तेफाक नहीं होता। हर शहर की बनावट के पीछे उसका इतिहास, उसके नियम और वो फैसले छिपे होते हैं जो शायद दशकों पहले लिए गए थे। और न्यूयॉर्क की कहानी, वो तो इसका एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां अतीत आज भी हर इमारत और हर सड़क पर अपनी छाप छोड़ता है। न्यूयॉर्क की उन पुरानी शानदार इमारतों को देखिए। कभी गौर किया है कि वे एक विशाल केक की तरह परत दर परत ऊपर की तरफ पतली होती जाती हैं? ये एक बहुत ही अनोखा डिजाइन है जो हर कहीं देखने को नहीं मिलता। तो सवाल यही उठता है कि इन इमारतों का ये वेडिंग केक जैसा डिजाइन आखिर आया कहां से? और यकीन मानिए, इसका स्टाइल से कोई लेना देना नहीं था। इसका जवाब छिपा है 100 साल से भी पुराने एक कानून में, 1916 का जोनिंग रेजोल्यूशन। जी हां, एक ऐसा नियम जिसने न्यूयॉर्क के आसमान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। इस नियम को सेटबैक सिद्धांत कहा गया और इसके पीछे का आइडिया बहुत ही सिंपल था। इमारतें जितनी ऊंची होंगी, उन्हें सड़क से उतना ही पीछे हटना होगा। मकसद बिल्कुल साफ था, ये पक्का करना कि सूरज की रोशनी और ताज़ी हवा शहर की गलियों तक पहुंच सके और शहर अंधेरी तंग घाटियों में न बदल जाए। तो एक नियम ने तो शहर का भविष्य तय कर दिया, लेकिन कहानी का एक दूसरा पहलू भी है जो एक इमारत के गिरने से शुरू हुआ। और ये कहानी है ये तय करने की कि शहर के इतिहास में क्या बचाया जाना चाहिए। 1961 में अखबार की इस एक हेडलाइन ने पूरे न्यूयॉर्क में जैसे एक भूचाल ला दिया। ये सिर्फ एक खबर नहीं थी, ये एक युग के अंत का ऐलान था। और फिर 1963 में लोगों के जबरदस्त विरोध के बावजूद उस शानदार पेन स्टेशन को गिरा दिया गया। लेकिन ये सिर्फ एक इमारत का अंत नहीं था, ये एक नए आंदोलन का जन्म था। इस एक घटना ने पूरे अमेरिका में अपनी ऐतिहासिक धरोहरों को बचाने की लड़ाई को एक नई दिशा दी। नतीजा फौरन सामने था। पेन स्टेशन के गिरने के महज 2 साल बाद 1965 में न्यूयॉर्क ने अपना लैंडमार्क्स कानून बनाया और अगले साल राष्ट्रीय स्तर पर हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन एक्ट लागू हो गया। सोचिए, एक नुकसान ने हमेशा के लिए कानून बदल दिए। लेकिन वक्त के साथ संरक्षण या प्रिजर्वेशन का मतलब भी बदला है। अब ये सिर्फ खूबसूरत वास्तुकला से कहीं ज्यादा हो गया है। संरक्षण की सोच में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले ये सिर्फ बड़ी बड़ी एलीट इमारतों को बचाने तक ही सीमित था, लेकिन अब यह एक ऐसा आंदोलन बन गया है जो समाज के हर तबके की कहानी कहना चाहता है। सिर्फ राजाओं और उद्योगपतियों की नहीं, बल्कि उन आम लोगों की भी जिन्होंने इन समुदायों को असल में बनाया है। ये बदलाव इन 2 तस्वीरों में बिल्कुल साफ झलकता है। देखिए, एक तरफ मॉर्गन लाइब्रेरी जैसी जगहों की भव्यता है, तो दूसरी तरफ डाइकमन फार्म हाउस जैसी जगहें जो हमें एक मुश्किल लेकिन जरूरी सच का सामना कराती हैं, जैसा कि ये स्लेव्स लिव्ड हियर यानी यहां गुलाम रहते थे प्रोजेक्ट कर रहा है। डाइकमैन फार्म हाउस म्यूजियम की डायरेक्टर मेरेडिथ एस हॉर्सफोर्ड के शब्दों में कहें तो इसका मकसद इतिहास को आज के मुद्दों से जोड़ना है, ताकि अतीत सिर्फ किताबों में न रह जाए, बल्कि हमारी आज की दुनिया को समझने में भी हमारी मदद करे। और ये नई सोच अब न्यूयॉर्क की सरकारी योजनाओं में भी साफ दिखती है। संरक्षण का मतलब अब सिर्फ इमारतों को बचाना नहीं है, बल्कि समावेश को बढ़ावा देना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करना और पर्यावरण की रक्षा करना भी है। इसका एक और शानदार उदाहरण है NYC LGBT हिस्टोरिक साइट्स प्रोजेक्ट। जैसा कि अमांडा डेविस बताती हैं, ये प्रोजेक्ट उस इतिहास पर रोशनी डाल रहा है जिसे दशकों तक नज़रअंदाज किया गया, और उनके इस काम ने न्यूयॉर्क को पूरे देश के लिए एक मिसाल बना दिया है। और इसका असर जमीन पर साफ दिखता है। डॉक्टर कीथ टेलर बताते हैं कि कैसे डोरेंसब्रुक स्क्वायर हिस्टोरिक डिस्ट्रिक्ट, जो न्यूयॉर्क में किसी अफ्रीकी अमेरिकी के नाम पर पहला है, समुदाय को अपनी पहचान और अपने भविष्य को आकार देने की ताकत दे रहा है। तो संरक्षण का मिशन अब बदल चुका है, लेकिन सवाल ये है कि ये न्यूयॉर्क की विरासत को असल में बचाया कैसे जाता है। आइए जरा संरक्षण की इस प्लेबुक पर एक नजर डालते हैं। सबसे पहले जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 2021 तक न्यूयॉर्क में लगभग 3.5 लाख से भी ज्यादा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संपत्तियों की पहचान की जा चुकी थी। यह दिखाता है कि यह काम कितने बड़े पैमाने पर हो रहा है। इस काम को करने के लिए स्टेट हिस्टोरिक प्रिजर्वेशन ऑफिस यानी SHPO कई तरीके अपनाता है, जैसे कि नेशनल रजिस्टर में नाम आने से अनुदान और टैक्स में छूट मिलती है, जिससे पुरानी इमारतों को बचाना आर्थिक रूप से आसान हो जाता है। वहीं CRIS जैसे ऑनलाइन डेटाबेस ये सारी जानकारी आम लोगों तक पहुंचाते हैं।
लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है। जब न्यूयॉर्क के लोगों से पूछा गया तो उनका मानना है कि सबसे बड़े खतरे हैं शहरों पर बढ़ता हुआ डेवलपमेंट का दबाव, लोगों में जानकारी की कमी और हमेशा की तरह पैसों की तंगी। ये एक लगातार चलने वाली लड़ाई है। तो जनता क्या बचाना चाहती है? सिर्फ बड़े बड़े घर नहीं, लोग म्यूजियम, लाइब्रेरी, ऐतिहासिक लैंडस्केप, पुरातात्विक स्थल और यहां तक कि कब्रिस्तानों को भी महत्व देते हैं। यह दिखाता है कि विरासत की परिभाषा अब कितनी व्यापक हो गई है। और ये हमें भविष्य की ओर ले जाता है, क्योंकि संरक्षण सिर्फ अतीत को देखने के बारे में नहीं है, यह आज की चुनौतियों का सामना करने के बारे में भी है। आज इस फील्ड में काम करने वाले लोग भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। उनका मानना है कि सबसे ज्यादा इको फ्रेंडली इमारत वो है जो पहले से बनी हुई है। वे क्लाइमेट चेंज से निपटने और अपनी धरोहरों को बचाने के साथ साथ इसी संरक्षण को आर्थिक विकास का एक जरिया भी बना रहे हैं। गैंट्री प्लाजा स्टेट पार्क इसका एक परफेक्ट उदाहरण है। ये एक औद्योगिक अतीत को लेता है, ये पुराने रेल मार्ग गैंट्री, और इसे एक जीवंत मॉडर्न पब्लिक स्पेस में बदल देता है। ये अतीत का सम्मान करता है और साथ ही भविष्य की सेवा भी करता है। तो ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी विचार पर छोड़ जाती है। एक कानून ने शहर का नक्शा बदल दिया तो एक नुकसान ने लोगों की सोच। संरक्षण का मतलब अब सिर्फ इमारतें नहीं बल्कि उन अनगिनत लोगों की कहानियां बन चुका है जिन्होंने हमारे आज को बनाया है। तो अब सवाल ये उठता है, हमारे चारों ओर ऐसी कौन सी कहानियां हैं, कौन सी जगहें हैं जो बताए जाने का इंतजार कर रही हैं?